नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास इस विषय को पढ़ेंगे। इस विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ दूसरा, शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। इस पाठ में हमें शिवाजी महाराज से पूर्व काल में भारत में जो विभिन्न राज्य सत्ताएं थी उनका अध्ययन करेंगे। इस कालखंड में भारत में विभिन्न राज्य सत्ताएं अस्तित्व में थी। 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुज्जर, प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता विस्तार किया। उत्तर भारत के राजपूत वंशों में गढ़वाल वंश, परवार वंश महत्वपूर्ण थे। राजपूतों में चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी शासक था। तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को पराजित किया, लेकिन तराई में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तमिलनाडु के चोल वंश के राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम असाधारण महत्व रखते हैं। चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया। कर्नाटक के होयसड़ वंश के विष्णुवर्धन राजा ने संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। शिलाहारों के 3 वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए। शिवाजी महाराज से पूर्व काल के अंत में महाराष्ट्र के यादवों की सत्ता वैभवशाली राज सत्ता मानी जाती है। यादव वंश का शासक भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदायों का उदय हुआ। अब हम देखेंगे पश्चिम उत्तर दिशा में हमारे भारत देश पर आक्रमण हुए उनके बारे में। यद्यपि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिम उत्तर दिशा से आए आक्रमणकारियों ने उठाया। वहां की स्थानीय सत्ताओं को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। सिंध के दाहिर राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए उसने सिंध प्रांत को जीता। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। कालांतर में मध्य एशिया के तुर्की, अफगानी और मुगल भारत में आए और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। ईस्वी सन की 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुंचे। गजनी का सुल्तान मोहम्मद ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ के संपन्न मंदिरों को लूटा और वहां की विपुल संपत्ति अपने साथ ले गया। अब हम देखेंगे उत्तर की सुल्तानशाही। ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में जीते हुए प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की। ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद घोरी की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रतापूर्वक चलाना प्रारंभ किया। ऐबक मूलतः एक गुलाम था, फिर भी वह दिल्ली का सुल्तान बना। ईस्वी सन 1210 में उसकी मृत्यु हुई। उसके बारे में खास बात यह है कि दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार की नींव उसी ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। उसके पश्चात खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया और सबसे अंतिम लोधी वंश आया। इब्राहिम लोधी अंतिम सुल्तान था। उसके स्वभाव में अनेक दोष थे, फलत उसके अनगिनत शत्रु बने। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोधी के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। इस युद्ध में
बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसी के साथ सुल्तान शाही का अंत हुआ और मुगल शाही की स्थापना हुई। इसी को हम पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। क्या तुम जानते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अल्तमश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी आदि सुल्तानों ने भारत पर शासन किया। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। इसी से विजयनगर और बहमनी दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हो गई। हरिहर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना की। वर्तमान कर्नाटक का हम्पी नगर इस राज्य की राजधानी था। हरिहर विजयनगर का प्रथम शासक बना। हरिहर के पश्चात उसका भाई बुक्का सत्तासीन हुआ। रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का अपने आधिपत्य में ले आए। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। अब हम देखेंगे कृष्णदेवराय। 8 अगस्त 1509 में कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक बना। उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्यों में मिला लिया। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। कृष्णदेवराय के कार्यकाल में विजयनगर राज्य पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। ईस्वी सन 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई। कृष्णदेवराय विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में राजनीति से संबंधित आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ लिखा। उसके शासनकाल में विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। कृष्णदेवराय के पश्चात विजयनगर राज्य की शक्ति घटती गई। वर्तमान कर्नाटक राज्य के तालिकोट में एक ओर आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही और दूसरी ओर विजयनगर का शासक रामराय के बीच में ईस्वी सन 1565 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। इसके बाद विजयनगर राज्य समाप्त हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। अब हम देखेंगे बहमनी राज्य के बारे में। मोहम्मद तुगलक के प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के सरदारों ने विद्रोह किया। इन सरदारों का प्रमुख हसन गंगू था। उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को पराजित किया और इसी सन 1347 में नए राज्य का उदय हुआ। इसे बहमनी राज्य कहते हैं। हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बना। उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में अपनी राजधानी स्थापित की। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में मतलब गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा था। आप देख सकते हैं मानचित्र में बहमनी राज्य और उसकी राजधानी गुलबर्गा को। मोहम्मद III के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवान को प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। महमूद गवान बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था। उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया। सैनिकों को जागीरें देने के स्थान पर नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया। भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया। बीदर में अरबी और फारसी विद्याओं के अध्ययन हेतु मदरसा स्थापित किया। महमूद गवा के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चलने वाले संघर्ष का बहमनी राज्य पर प्रतिकूल परिणाम हुआ। विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। बहमनी राज्य का विघटन हुआ और उसके 5 खंड हुए।
फतेहुल्लाह इमाद शाह ने ईस्वी सन 1490 में बरार में इमाद शाही की स्थापना की। आप देख सकते हैं ये 5 खंड कौन कौन से हैं। दूसरा, अमीर अली बरीश शाह ने ईस्वी सन 1526 में बिदर में बरीश शाही की स्थापना की। तीसरा है, यूसुफ आदिल शाह ने ईस्वी सन 1489 में बीजापुर में आदिल शाही की स्थापना की। मलिक अहमद ने ईस्वी सन 1490 में अहमदनगर में निज़ाम शाही की स्थापना की। और कुली कुतुब शाह ने ईस्वी सन 1512 में गोलकोंडा में कुतुब शाही की स्थापना की। बहमनी राज्य इन 5 भागों में विभाजित हुआ था। यहाँ पर हमारा भाग 1 समाप्त होता है। इसी पाठ के दूसरे भाग में हम मुग़ल साम्राज्य और कुछ प्रादेशिक सत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।